चलिए, स्वागत है बच्चे, स्वागत है आप सबों का। और यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होगा। तो एकदम आसान है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होगा। तो जो आयन ऋणात्मक होते हैं, ठीक है, उसका आकार बड़ा होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, उसका आकार बड़ा होता है। याद रखना बच्चे, इसको बड़ा होता है। Na नेगेटिव का आकार सबसे बड़ा, उसके बाद Na का आकार, देन आपको आकार किसका होगा, Na प्लस का होगा। बच्चे एक कॉन्सेप्ट और मैं बताना चाह रहा था। सम इलेक्ट्रॉनिकों में, किसमें, सम इलेक्ट्रॉनिकों में, एकदम ध्यान में रखिएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा। तो सम इलेक्ट्रॉनिक में आपको पता होनी चाहिए कि सम इलेक्ट्रॉनिकों में जिसमें ठीक है, आपको जिसमें नाभिक में ठीक है, प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी, प्रोटॉन अधिक होगा, ठीक है, उसका आकार छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा जरा, इसको छोटा होता है। चलिए यहाँ देखिए बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं। यह मान लीजिए Na प्लस है, ये मान लीजिए क्या है। तो बच्चे ये है नियोन है, ये मान लीजिए फ्लोरीन है, ये मान लीजिए ऑक्सीजन है। अब इसमें सबसे बड़ा आकार किसका होगा, सबसे छोटा आकार किसका होगा, हम लोग सीखने के लिए पढ़ रहे हैं बेटा। तो यहाँ देखिए, ये क्या होगा, इसमें 11 प्रोटॉन है नाभिक में, और इसमें क्या है, 10 प्रोटॉन है नाभिक में। इसमें कितना है, तो 9 प्रोटॉन है नाभिक में। इसमें कितना प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन सब में 10 है बेटा। और इसमें क्या है, 8 प्रोटॉन है नाभिक में। तो सबसे ठीक है, कम प्रोटॉन किस में होगा, तो ऑक्सीजन में होगा। तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा, तो ऑक्सीजन का आकार सबसे बड़ा, एकदम ध्यान में रखिएगा, आकार सबसे बड़ा, एकदम याद रखिए इसको। और क्या होगा, तो बच्चे सोडियम का आकार सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। सबसे आकार छोटा किसका होगा, तो आपको सोडियम का। सबसे आकार बड़ा किसका होगा, तो एकदम याद रखिएगा, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा आकार, सोडियम का सबसे छोटा आकार। ये लेकिन अगर ये है, मतलब एक ही तत्व के परमाणु के ठीक आयंस हैं और वो भी परमाणु है, तो ऋणात्मक आयन का आकार सबसे बड़ा होगा, जबकि धनात्मक का कम होगा। तो आंसर क्या होगा, कह रहा है सबसे बड़ा, तो सोडियम Na माइनस होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले केसेटेराइट, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, ठीक है। केसेटेराइट बच्चे, ये देखिए, केसेटेराइट का फॉर्मूला होता है SnO2, और ये MgSO4 × 7s2। जरा देख लीजिए, सबको हम लोग देख लेते हैं। MgSO4 × S2O कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है बेटा क्या, CaSO4 × 2s2, ध्यान में रखिएगा। और प्लास्टर हाफ S2, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 × हाफ S2 होगा, CaSO4 × हाफ S2। जबकि जिप्सम का फॉर्मूला होगा CaSO4 × 2s2। इसको कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। इप्सोमाइट का फॉर्मूला होता है MgSO4 × H2O होता है, इप्सोमाइट। बच्चे केसेटेराइट का फॉर्मूला होता है SnO2 होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। जबकि जिप्सम का मैंने बताया ही। अब यहाँ पर एक और वर्ड यूज था, MgSO4 × 7s2। तो बेटा इसको बोलते हैं इप्सम सॉल्ट बोलते हैं, इप्सोमाइट MgSO4 × H2O, जबकि इप्सम सॉल्ट हो गया MgSO4 × S2 हो जाएगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, आंसर क्या होगा, तो आंसर ठीक है, यहाँ से मिला लीजिएगा, आप लोग क्या कर लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हो जाएगा 1 का 2, इप्सोमाइट क्या होगा, तो 1 का, ठीक है, ये देखिए 3 मैंने कह दिया। और केसेटेराइट ये 1 का SnO2 होता है, टीना का S होता है, जिप्सम CaSO4 × 2s2, ये देखिए ऊपर हो जाएगा। तो ये ध्यान में थोड़ा सा रखनी है, आपको आंसर इसमें नहीं मिलेगा, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन। बच्चे मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि देखिए ग्रेफाइट जो होता है इसमें
3 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े, 3 कार्बन जो परमाणु है आपस में जुड़े रहते हैं, और चौथा कार्बन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्री होता है मूवमेंट के लिए। ये देखिए ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। तो 3 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। चौथा परमाणु का जो कार्बन, ठीक है, चौथे कार्बन के परमाणु जो है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, स्वतंत्र होते हैं, और ठीक है, स्वतंत्र होते हैं और ठीक है आपको फ्री मूवमेंट करेंगे, जिसके कारण स्वतंत्र होते हैं और गति करते हैं। और यही कारण है कि आपको ग्रेफाइट जो है उष्मा विद्युत का चालक होगा। उष्मा विद्युत का क्या होगा? चालक, विद्युत का चालक होता है। एकदम याद रखिए, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, एकदम याद रखना है। तो प्रत्येक तीसरे कार्बन परमाणु पर केंद्रित होता है। और ये देखिए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका होगा। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते बेटा। कांच है एक, देखिए मैं बार बार आपको बताता हूं कि देखिए कांच जो है, कांच क्या है? तो कांच जो है आपको पता होनी चाहिए, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट है, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट है बेटा, 6SiO2 है। और क्या करते हैं? तो कांच जो है सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को हम क्या करेंगे? सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को हम क्या करते हैं? सिलिकेट को उच्च ताप पर ठीक है पिघलाते हैं और पुनः ठंडा करते हैं, पुनः ठंडा कर शीट में ढालते हैं, ठीक है, पुनः ठंडा कर धीरे धीरे ठंडा कर शीट में ढालते हैं बेटे, शीट में ढालते हैं। और इस प्रक्रिया को ढालते हैं, इसे क्या कहा जाता है? ढालते हैं, इसे एनीलिंग कहते हैं, इस प्रक्रिया को एनीलिंग कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, एनीलिंग कहते हैं। और शीट में बदल जाता है। तो ये क्या है? एक तरह से सुपर कोल्ड लिक्विड है। कांच है क्या? तो कांच एक, ठीक है, अति शीतित द्रव है, सुपर कोल्ड लिक्विड है, अति शीतित द्रव होता है। एकदम याद रखिए, द्रव होता है बच्चे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, वह पदार्थ जिसका उपयोग युद्ध में धुएं के पर्दे की तरह किया जाता है। तो धुएं के पर्दे की तरह किसको करते हैं उपयोग हम? ठीक है, युद्ध में धुएं के पर्दे की तरह उपयोग करेंगे। किसका? तो बच्चे SiCl4 का, SiCl4 का याद रखिएगा। धुएं, ठीक है, धुएं के पर्दे की भांति, ठीक है, आपको उपयोग याद रखना बच्चे। उपयोग ये किसका करते हैं? तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का। अब देखिए ये क्या है? तो फॉस्फीन गैस है, फॉस्फीन नहीं है बेटा, फॉस्फीन गैस है, ये जहरीला गैस होता है, ठीक है, और एक तरह से जैविक हथियार के रूप में यूज किया जाता है। एसिटिलीन आपको कृत्रिम रूप से फलों को पकाता है, कृत्रिम रूप से फलों को हम पकाते हैं, फलों को क्या करते हैं? पकाते हैं। किसके द्वारा? तो बच्चे एकदम याद रखिएगा, एसिटिलीन गैस के द्वारा। याद रखना, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चे। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? तो ज्वाला का उपयोग याद रखना बेटा, ज्वाला का उपयोग हम लोग करते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसका उपयोग हम लोग करते हैं वेल्डिंग में करते हैं। याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, किसमें करेंगे? तो वेल्डिंग में किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का प्रयोग वेल्डिंग में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक प्रकाश की किरण वास्तविक विलयन, बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वास्तविक विलयन से जब प्रकाश की किरण गुजरती है, ध्यान में रखिएगा, वास्तविक विलयन से, ठीक है, जब प्रकाश की किरण गुजरती है, तो उसका क्या होता है? किरण गुजरती है तो उसका प्रकीर्णन नहीं होता है, प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है, फलतः पथ नहीं दिखता है बेटा। एकदम इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना। वास्तविक विलयन से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसका प्रकीर्णन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रकीर्णन नहीं होता है तथा ठीक है, आपको प्रकाश के गमन का पथ नहीं दिखता है, प्रकाश के गमन
का पथ, गमन का पथ नहीं दिखता है, पथ नहीं दिखता है, एकदम याद रखिएगा, नहीं दिखता है। ठीक है, जब पथ ही नहीं दिखेगा तो क्या विजिबल होगा, दृष्टिगोचर होगा? नहीं होगा। तो ठीक है, आपको यह दृष्टिगोचर नहीं होता है, विजिबल ही नहीं होगा, दृष्टिगोचर नहीं होता बेटा, दृष्टिगोचर नहीं होता है, यानी इट इज नॉट विजिबल। ठीक है, दृष्टिगोचर नहीं होता है, इट इज नॉट विजिबल। बच्चे दृष्टिगोचर नहीं होता है, आपको दिखेगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है, नॉट विजिबल एट ऑल, कुछ भी नहीं दिखेगा, दृष्टिगोचर ही नहीं होता है। तो वास्तविक विलयन से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। अपोहन या डायलिसिस के दौरान क्या होता है? बहुत अच्छी बात है बच्चे। अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा हम क्या करते हैं, यहां देखिए, अपोहन यानी डायलिसिस में, अपोहन में क्या करते हैं, अपोहन, ये देखिए बेटा, ये क्या करते हैं कि इसमें एक अर्ध परागम्य झिल्ली लगा देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, याद रखिए बच्चे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें लगा देते हैं। ठीक है, अर्ध परागम्य झिल्ली लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये देखिए, ये इधर है क्या, तो विलियन है, तो विलियन है, तो विलियन में से ये क्या करेगा आपको, ठीक है, विलायक या क्या कह दीजिए, ठीक है, आपको ये देखिए, ये क्या कह दीजिए, तो विलायक और आयन, ये दोनों को ये क्या करेगा, तो ये आपको उधर जाने देगा बच्चे, उधर जाने देगा, लेकिन विलय को जाने नहीं देगा। इस प्रक्रिया को ये देखिए, विलायक और विलयन को यह आसानी से इस अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा गमन करने दे देता है, लेकिन ठीक है, आपको किसको नहीं देगा बच्चे, विलय को जाने से यह रोक देगा बच्चे, रोक देगा विलय को जाने से। तो इस प्रक्रिया को अपोहन कहा जाता है। तो एकदम सिंपल है कि अपोहन के दौरान, ठीक है, आपको केवल विलायक अणु विसरित हो सकते हैं, गलत बात है, विलायक अणु तथा आयन विसरित हो सकते हैं, डी नंबर आंसर हो जाएगा। विलायक अणु और आयन क्या होगा, डिफ्यूज हो सकता है, लेकिन विलय के अणु गमन नहीं करते हैं। विलायक अणु, आयन तथा कोलाइड कण विसरित हो सकते हैं, गलत बात है, कोलाइड कण नहीं होगा बेटा, कोलाइड कण नहीं होगा, डिस्पर्स पार्टिकल्स नहीं होगा। अर्ध परागम्य झिल्ली से सभी कण, गलत बात है, सभी कण विसरित नहीं होगा। विलायक अणु तथा आयन विसरित हो सकते हैं, विलायक अणु तथा आयन विसरित हो सकते हैं। ये लाजवाब प्रश्न है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन अणु के कोणीय आकृति में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं? ये देखिए, ओ डबल बॉन्ड, ठीक है, क्या होगा, ओ, और यहां देखिए ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ओ डबल बॉन्ड ओ, और क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड ओ हो गया, ओ डबल बॉन्ड ओ तथा सिंगल बॉन्ड ओ हो गया बेटा। तो अब देख लीजिए ना, यहां देखिए क्या होगा, तो बच्चे 2 1 3, और आपको पता है कि इस पर क्या होता है, इस पर कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ साझेदारी कर लिया, तो जब भी ठीक है डबल बॉन्ड बनेगा, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है बेटा, ओजोन, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो अगर डबल बॉन्ड है, मैंने सिखाया है आपको कि सिग्मा और पाई होता है, यहाँ सिग्मा होता है। अब देखिए कितना सिग्मा हो गया, तो 2 सिग्मा और 1 पाई बंध का निर्माण होता है, 2 सिग्मा तथा 1 पाई बंध का निर्माण होता है, तो 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध का निर्माण होता है। बच्चे ओजोन की खोज किसने की थी, तो ओजोन की खोज की थी स्कॉनबिन ने, याद रखना बेटा, ओजोन स्कॉनबिन ने। और ये है क्या, स्कॉनबिन ने इसकी खोज की थी, स्कॉनबिन ने खोजा था, और याद रखना है खोजा था, और याद रखना है कि ये जो ओजोन है, ओजोन ठीक है, ओजोन जो है, ओजोन ये क्या करता है, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को यह एब्जॉर्ब कर लेगा, और यह समताप मंडल में एक मोटी परत का निर्माण करता है। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का अयस्क है? ये देखिए, अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क बेटा, Ag2S, ये आपको क्या है, चांदी का अयस्क है। चांदी जब भी चर्चा करते हैं, याद रखिएगा, चांदी है क्या, तो परमाणु संख्या Ag का 47 होता है, 47 होता है, और याद रखना है इसका द्रव्यमान संख्या 108 होगा, ठीक है। और ये जो है फर्स्ट बी वर्ग का तत्व है, फर्स्ट बी वर्ग का तत्व है, और इसे क्या कहते हैं,
तो इसे क्वाइनेज मेटल्स, इसे मुद्रा धातु, इसे मुद्रा धातु कहते हैं, मुद्रा धातु कहते हैं। एकदम याद रखिएगा बेटा, मुद्रा धातु कहते हैं, यानी इसे हम क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं, क्वाइनेज मेटल्स कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबेनाइट ये क्या है, एंटीमनी का अयस्क है, और Sb2S3 होता है। बॉक्साइट क्या है, तो बच्चे एल्युमिनियम का अयस्क है, Al2O3 × 2S2O होता है। और हेमेटाइट क्या है, तो हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, और इसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोहे के पानी वाले जहाज की निचली सतह की रक्षा के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है। तो इसके साथ Mg का ब्लॉक डाल देते हैं बेटा। क्यों, क्योंकि ठीक है बच्चे, लोहा से ज्यादा, लोहा पर जल की अभिक्रिया होगी, लोहा से, ठीक है, लोहा से ज्यादा क्रियाशील मैग्नीशियम होता है, ज्यादा क्रियाशील मैग्नीशियम Mg होता है, जो ठीक है, जो जल से ठीक है, जो जल से लोहा से पहले, जो जल से लोहा से पहले अभिक्रिया करेगा, लोहा से पहले अभिक्रिया करेगा, क्योंकि सक्रियता से पहले अभिक्रिया करेगा, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में वह पहले है, अभिक्रिया करेगा, क्योंकि वह क्या है, तो बच्चे ठीक है, आपको क्रियाशीलता श्रेणी में पहले आता है, क्रियाशीलता श्रेणी में पहले आता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, श्रेणी में पहले आता है, याद रखना बच्चे, पहले आता है कौन, तो आपको मैग्नीशियम। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसको Mg ब्लॉक के साथ जोड़ना, एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, और इसको थोड़ा सा और भी इलेबरेट कर सकते थे। देखिए के ना, ठीक है, फिर क्या होगा का, फिर क्या होगा मग, फिर क्या हो गया अल, फिर क्या हो गया जन, ठीक है, उसके बाद फे, उसके बाद पब, ठीक है, पब, ये देखिए एच, फिर क्या हुआ कु, उसके बाद हज, उसके बाद अज, और उसके बाद क्या होता है औ होता है बेटा। यहाँ देखिए ठीक है, मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील है, किससे, लोहा से, इसीलिए पहले मैग्नीशियम के ब्लॉक लगाए जाते हैं। मैग्नीशियम काफी क्रियाशील धातु है बच्चे। चलिए, फोटोग्राफिक फिल्म तथा प्लेट का आवश्यक घटक कौन है, यह आसानी से पता होगा आपको, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr इसका आंसर होगा। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें, तो वोटिंग इंक में, वोटिंग इंक में करते हैं बेटा, वोटिंग इंक में किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वोटिंग इंक में करते हैं। सोडियम क्लोराइड आपको पता है ये नमक होता है, सामान्य नमक, NaCl को सामान्य नमक कहते हैं, सामान्य नमक कहा जाता है, याद रखना बच्चे, बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा। और ओलिक अम्ल ये किस में होता है, तो मूंगफली में, कोकोनट ऑयल में, कोकोनट ऑयल में क्या होगा, तो आपको ओलिक एसिड होगा, ओलिक एसिड होगा, ओलिक एसिड होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपको इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो बच्चे सेल्यूलोज ठीक है, निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो ग्लूकोज का बहुलक है, सेल्यूलोज। ये मनुष्य पचा नहीं सकता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में क्या होगा, तो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंद होता है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंद होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंद होता है। और ये क्या करता है, बंद होता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखना है, ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंद होता है। और याद रखिएगा कि यह जो है, यह क्या करता है, तो यह आपको ग्लूकोज का बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक होता है, एकदम याद रखना बेटा, ग्लूकोज का बहुलक होता है, इट इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बहुलक होता है। और इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है, सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र है, याद रखिएगा, सूत्र है C6H10O5N, O5N है होता है। और याद रखिए ठीक है, प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ, सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ कौन है, तो आपको यही है बच्चे, कार्बनिक पदार्थ होता है कौन, तो आपको ठीक है ये सेल्यूलोज होता है। यहाँ देखिए राइबोज, ठीक है, आपके डीएनए में राइबोज शुगर होता है। फ्रुक्टोज सबसे मीठा शर्करा है, सबसे मीठा शर्करा कौन होगा, तो सबसे मीठे शर्करा में आपको आता है फ्रुक्टोज बेटा। और सुक्रोज क्या होगा, तो इसको गन्ना शर्करा भी कहते हैं, गन्ना शर्करा भी कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, इलास्टोमर अंतराणविक बल होता है बच्चे, इलास्टोमर जो होता है वह क्या है, तो कम बल लगाकर, याद रखिएगा, इलास्टोमर एक रबड़ है, क्या है इलास्टोमर, इलास्टोमर क्या है, रबड़ है, ये रबड़ है। और मैं बार बार बताता रहता हूं कि इलास्टोमर वह रबड़ है, ठीक है, जिस पर
कम बल लगाकर अधिक विकृति उत्पन्न हो, जिस पर कम बल लगाकर क्या होगा, लगाकर अधिक विकृति उत्पन्न होता है, अधिक विकृति प्रोड्यूस होता है, अधिक विकृति उत्पन्न होता है, विकृति उत्पन्न होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। इसी को क्या बोलते हैं, तो इलास्टोमर कहते हैं। इसी को इलास्टोमर कहेंगे बेटा, इसी को इलास्टोमर कहा जाता है। तो कम बल लगाकर अत्यधिक तो विकृति उत्पन्न करते हैं। बच्चे आपको याद रखना है कि रबड़ जो है, रबड़ यानी प्राकृतिक रबड़ जो है, यह सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है, सिस पॉलीआइसोप्रीन का बहुलक होता है, सिस पॉलीआइसोप्रीन कहा जाता है इसको, ठीक है, आइसोप्रीन कहते हैं। फिर देखिए बच्चे बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सिस पॉलीआइसोप्रीन हो गया, एक क्वेश्चन और बार बार आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि उच्च वल्कनीकृत रबड़ को, वल्कनाइज्ड रबड़ को, उच्च वल्कनीकृत रबड़ ये क्या कहलाता है। तो चूंकि रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाते हैं, उस प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहा जाता है। तो उच्च वल्कनीकृत रबड़ जो है, रबड़ उच्च वल्कनीकृत रबड़ को क्या कहते हैं, इबोनाइट कहते हैं बच्चे, इबोनाइट कहा जाता है, इबोनाइट कहते हैं। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इबोनाइट कहते हैं उच्च वल्कनीकृत रबड़ को। तो ये कमजोर हो जाएगा, काफी कमजोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कारण निम्न बहुलकों में से कौन योगात्मक बहुलकन के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो टेफ्लॉन हो गया बच्चे। टेफ्लॉन जो है वो कार्बन, ठीक है बच्चे। योगात्मक बहुलक क्या होता है, ये देखिए योगात्मक बहुलक क्या होगा। योगात्मक बहुलक बार बार आपको पूछेगा क्वेश्चन कि एडिशन पॉलीमर कौन है, योगात्मक बहुलक कौन है बच्चे। तो बार बार आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। जनरली होता क्या है कि ये देखिए एकलक से बहुलक का निर्माण होता है। तो एकलक, एन एकलक जोड़े इसको, और ये देखिए बिना किसी पदार्थ के उत्सर्जन के, ठीक है, बहुलक जोड़े, अरे ये बहुलक बन गया। और ये कोई पदार्थ उत्सर्जित नहीं होता, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता। एकदम याद रखिए, बाहर नहीं निकलता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर नहीं निकलता है, सीधे आपको क्या होगा, तो आपका बहुलक बन जाएगा। तो इस घटना को, इस प्रक्रिया को हम योगात्मक बहुलक कहते हैं। जबकि अब मान लीजिए एकलक है, ये देखिए संघनन बहुलक, संघनन बहुलक क्या होता है, संघनन बहुलक क्या होगा बेटा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, संघनन बहुलक क्या होगा। तो एकलक है और उसमें एन एकलक जोड़ दिए, तो ये बहुलक बन गया। और कुछ ना कुछ पदार्थ बाहर निकालता है बेटा, कुछ ना कुछ पदार्थ बाहर निकलता है, ठीक है, कुछ पदार्थ बाहर निकलता है, कुछ पदार्थ बाहर निकालता है। एकदम ध्यान में रखिए, कुछ पदार्थ बाहर निकालता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निकालता है। जैसे क्या निकालेगा, तो या तो जल निकालेगा, या क्या निकालेगा, अमोनिया निकालेगा, या क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे संघनन। इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित बहुलक को हम संघनन बहुलक कहते हैं। तो टेफ्लॉन जो है आपको क्या है, किसका बना हुआ बहुलक है, तो कार्बन टेट्राफ्लोराइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड का बहुलक है बेटा। और इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, इसका उपयोग, कार्बन टेट्राफ्लोराइड का उपयोग हम लोग करते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर में, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में, कुकवेयर बनाने में करते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, बनाने में इसका उपयोग करते हैं। नायलॉन 66 बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, नायलॉन 66 जो है यह बना होता है हेक्सा मिथिलीन डाइमीन, हेक्सा मिथिलीन डाइमीन प्लस एडिपिक एसिड का, डायमीन प्लस क्या होगा, एडिपिक अम्ल का यह बहुलक होता है, एडिपिक एसिड का यह बहुलक होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, हेक्सामिथिलीन डाइमीन प्लस एडिपिक एसिड का बहुलक कौन होता है, तो नायलॉन 66। डेक्रोन किसका बहुलक होता है, तो डेक्रोन जो है इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थेलिक अम्ल का बहुलक होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक बच्चे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में करते हैं। अभी तुरंत मैंने कहा था, और ये है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, यानी आपको CF2 CF2 का बहुलक होगा, ये कार्बन टेट्रा फ्लोराइड का यह बहुलक होता है। और यहां देखिए पॉलीइथिलीन टेरिप्थलेट, पॉलीइथिलीन टेरिप्थलेट, पॉलीइथिलीन आपको टेरिप्थलेट का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो प्लास्टिक के बोतल के निर्माण में, प्लास्टिक बोतल के निर्माण में करेंगे, बोतल बनाने में करते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, बनाने में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्लास्टिक बोतल के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, किसका, तो बच्चे आपको पॉलीइथिलीन टेरिप्थलेट। अब देखिए पॉलीस्टाइरीन, बच्चे स्टाइरीन का बहुलक है, स्टाइरीन का बहुलक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। स्टाइरीन का बहुलक है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये देखिए ये विनाइल क्लोराइड का बहुलक है, विनाइल क्लोराइड का बहुलक है,
क्लोराइड का यह बहुलक है, एकदम याद रखिएगा। विनाइल क्लोराइड का क्या है? बहुलक है। और इसका उपयोग पाइप निर्माण में करते हैं, पाइप बनाने में करेंगे, एकदम ध्यान में रखना बच्चे। पाइप बनाने में किसका उपयोग करेंगे? तो बोलते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड PVC का प्रयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। प्रतिजैविक की खोज की थी आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लेकिन प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग याद रखिएगा सबसे पहले वॉक्समैन ने किया था। वॉक्समैन ने किया था बच्चे, ठीक। वॉक्समैन ने सबसे पहले प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग किया था, ये याद रखिएगा। वॉक्समैन ने सबसे पहले प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग किया था। वॉक्समैन ने सर्वप्रथम प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग किया था। प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग किया था, याद रखिए बच्चे, शब्द का प्रयोग किया था। और क्या होता है प्रतिजैविक? प्रयोग किया था, जबकि ठीक है किया था। प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? तो प्रतिजैविक का निर्माण, प्रतिजैविक का सर्वप्रथम निर्माण, एंटीबायोटिक का सर्वप्रथम निर्माण किया था 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ध्यान में रखिए बेटा, फ्लेमिंग ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्लेमिंग ने किया था, किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में। और पहला एंटीबायोटिक कौन था? पहला एंटीबायोटिक, ध्यान में रखिए बच्चे, पहला एंटीबायोटिक। और ये कौन सा एंटीबायोटिक है? तो पहला एंटीबायोटिक है, ये है आपको पेनिसिलिन। और ये बना था किससे? पेनिसिलियम नोटेटम से। तो आंसर क्या होगा? वॉक्समैन हो जाएगा, वॉक्समैन। लुइस पॉस्चर ने, पॉस्चुरीकरण का जनक इन्हें कहा जाता है, पॉस्चुराइजेशन का जनक, ठीक है। जोसेफ लिस्टर ने प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहते हैं? तो प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है जोसेफ लिस्टर को, एकदम ध्यान में रखिए बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वायरस आवरण को क्या नाम दिया जाता है? तो वायरस का जो आवरण होता है वो जनरली कैप्सिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैप्सिड कहलाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। वायरस के आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। और वायरस का आवरण किसका बना होता है? तो बच्चे वायरस का आवरण, पहले ये जान लीजिए, वायरस का आवरण ये कहलाता है कैप्सिड कहलाता है। और ये भी ध्यान में रखिए, कैप्सिड कहलाता है। और ये भी ध्यान में आपको रखना है कि वायरस का जो आवरण होता है, वायरस का जो आवरण होता है वो किसका बना होगा? आवरण होता है, वह बना किसका होता है? तो बना होता है आपको किसका बना होगा? तो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होता है, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का यह बना होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चा, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहलाता है। पिट बनाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? पिट मतलब क्या होता है? पिट मतलब क्या होता है? आपको पहला कोयला कहिए एक तरह से। पिट बनाने के लिए कौन उत्तरदायी होगा? बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है बेटा। पिट बनाने के लिए आपको याद रखिए स्फेगनम उत्तरदायी है। पिट बनाने के लिए स्फेगनम उत्तरदायी है, यानी पिट का निर्माण लिख लीजिए, बहुत पूछेगा ही क्वेश्चन बेटा। पिट के निर्माण में ठीक है उपयोगी कौन होगा? तो एकदम ध्यान में रखिएगा, उपयोगी होगा एस्फेगनम होता है। और ये एस्फेगनम क्या करता है? तो बच्चे ईंधन के उत्पादन में उपयोगी है, एकदम याद रखिएगा, ईंधन के उत्पादन में क्या होता है? उपयोगी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चे। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि किसका उपयोग हम लोग, ठीक है, किस में करते हैं? तो आपको ईंधन के निर्माण में करते हैं, एकदम याद रखिएगा। चलिए स्फेगनम जल को लंबे समय तक अवशोषित करने की क्षमता रखता है, ध्यान में रखिएगा। स्फेगनम जो है जल के अवशोषण को क्या करता है? बढ़ा देता है बच्चे, बहुत ज़्यादा अवशोषण करेगा, जल के अवशोषण को बढ़ाता है, याद रखना बच्चे। और लंबे समय तक इसको सर्वाइव करके रखेगा। नेक्स्ट देखिए, रेशम के कीट से रेशम का धागा निम्न अवस्था के दौरान प्राप्त होता है। बच्चे रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है। और जब भी प्यूपा अवस्था में रेशम उत्पादन किससे किया जाएगा? तो रेशम उत्पादन करते हैं, रेशम उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। और रेशम का उत्पादन
किस कीड़ा से करेंगे, किस कीट से करते हैं, तो उत्पादन करते हैं बोम्बैक्स मोरी से। बोम्बैक्स मोरी से, याद रखिएगा, बोम्बैक्स मोरी से किया जाता है, रेशम का उत्पादन किया जाता है। और यह कौन सी अवस्था में, तो अभी तुरंत मैंने बताया प्यूपल स्टेज में यह क्या करता है, तो बच्चे प्यूपल स्टेज में, यानी प्यूपल स्टेज में यह क्या करेगा, रेशम का उत्पादन करेगा। और रेशम पालन किस पर किया जाता है, रेशम पालन करते हैं, पालन करते हैं किस पर, तो बच्चे रेशम पालन करते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये पालन करते हैं हम लोग किस पर, सहतूत के पत्तों पर, सहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, पत्तों पर रेशम के कीड़े को पाला जाता है। और एक चीज और रखिएगा कि रेशम में कितने प्रकार के रेशम होते हैं, रेशम मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला ईरी, फिर क्या होगा, तो ईरी के बाद आ जाइए, ठीक है, तसर, फिर आ जाइए कौन, मूंगा आ जाइए, और अंत में आ जाइए मलबरी। तो रेशम मुख्य रूप से कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के, ईरी, तसर, मूंगा, मलबरी। ईरी, तसर, मूंगा और मलबरी होगा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, शकरकंद किसका रूपांतरण है, तो शकरकंद जो है आपको एकदम याद रखना है, तो शकरकंद जो है आपको किसका है, तो बच्चे ये जो है जड़ का रूपांतरण है, जड़ का रूपांतरण है। क्यों, क्योंकि शकरकंद किस जड़ का बना होता है, तो ये देखिए शकरकंद आपको पता होगा नेपीफॉर्म रूट होता है, नेपीफॉर्म रूट होता है, एकदम ध्यान में रखिए बेटा, नेपीफॉर्म रूट है कौन, शकरकंद आपको नेपीफॉर्म रूट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रूट है, तो नेपीफॉर्म रूट होता है शकरकंद। और ये किसका बना होता है, अपस्थानिक जड़ होता है बेटा, अपस्थानिक जड़ होता है। जबकि प्रकंद, याद रखिएगा, प्रकंद जो है राइजोम बोलते हैं, और यह आपको हो गया कौन सा, गाजर बोलते हैं, गिंजर बच्चे, गिंजर, अदरक बोलते हैं। और हल्दी बेटा, हल्दी, ठीक है, हल्दी और अदरक जो है दोनों आपको क्या हो गया, तो राइजोम की श्रेणी में आता है। जबकि यहाँ पर देख लीजिए कि आपको जो रेडिस होता है, रेडिस मतलब मूली जो है, मूली कौन सा जड़ है, तो बेटा मूली जो है फ्यूजिफॉर्म रूट है, फ्यूजिफॉर्म रूट होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खाने योग्य भाग, टमाटर, थैलमस, ये गड़बड़ है बच्चे, कौन सा सुमेलित है, ठीक है बच्चे, टमाटर जब भी चर्चा करेंगे खाने योग्य भाग में, तो अमरूद का मध्य फल भित्ति खाते हैं, ये सही है बेटा, ठीक है, जबकि टमाटर का पूरा फल ही खा लेते हैं हम लोग, ठीक है। खजूर जो है मध्य फल भित्ति, ये गड़बड़ है, मध्य फल भित्ति गड़बड़ है। और हम लोग सेब का क्या खाते हैं, तो थैलमस खाते हैं, सेब का थैलमस खाते हैं। लीची का क्या खाते हैं, लीची देखिए बेटा, लीची जो है, लीची का खाते हैं हम लोग, ठीक है, क्या, तो एरिल भाग खाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, लीची का हम लोग एरिल भाग खाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीची का कौन सा भाग खाएंगे, तो एरिल भाग खाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीची का एरिल भाग खाया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। और क्या है, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है बच्चे। आम का कौन सा भाग खाते हैं, आम जो है मध्य फल भित्ति खाते हैं, मध्य फल भित्ति खाया जाता है, किसका, तो आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देखें, संयोजी उत्तक, चलिए, संयोजी उत्तक की मास्ट कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या पाया जाएगा, तो संयोजी उत्तक के मास्ट कोशिकाओं में वेसोप्रेसिन, याद रखिए बेटे, क्या होगा, वेसोप्रेसिन और रिलैक्सिन, ठीक है। संयोजी उत्तक की मास्ट कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, तो 2 चीज पाया जाएगा, कौन कौन, तो वेसोप्रेसिन और वेसोप्रेसिन
और ये देखिए संयोजी उत्तक के मास्ट कोशिकाओं में, ठीक है, आपको वेसोप्रेसिन पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। और ठीक है, आपको रिलैक्सिन प्लेसेंटा अपरा द्वारा स्रावित होता है। आपको फिर देखिए कैल्सिटोनिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। मेलेनिन पीयूष ग्रंथि के मध्य पिंड द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, संयोजी उत्तक के मास्ट कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो हिपेरिन और हिस्टामिन पाया जाता है बच्चे, हिपेरिन और हिस्टामिन पाया जाता है। वेसोप्रेसिन याद रखिएगा, मैंने अभी बताया पीयूष ग्रंथि से स्रावित होगा, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रिलैक्सिन ये क्या करता है? तो बच्चे रिलैक्सिन जो है ये क्या करेगा? तो ठीक है, तो प्रजनन में सहायता करता है, बहुत अच्छी बात है, प्रजनन में सहायता करता है। चलिए, मेलेनिन जो है ये क्या करेगा? तो आपको मेलेनिन यह, ठीक है, आपको त्वचा वर्णक के निर्माण में सहायक होता है, त्वचा वर्णक बनाता है, त्वचा वर्णक बनाएगा। और हिपेरिन जो है आपको रक्त में थक्का को जमने नहीं देता है, हिपेरिन रक्त का थक्का शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है, आपको रक्त में थक्का नहीं जमने देगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। रक्त के शरीर के भीतर ठीक है, भीतर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, वसा के संश्लेषण का स्थल कौन है? तो वसा कहाँ संश्लेषित होता है? तो वसा संश्लेषित होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, यानी आपको ये देखिए SER पर होगा। ये क्या है? तो बच्चे SER का मतलब है, ठीक है, आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, बच्चे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर वसा का संश्लेषण होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आपको वसा संश्लेषित होगा। और क्या है बच्चे? तो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, क्योंकि यहीं पर आपको क्या पाया जाता है? तो राइबोसोम पाया जाता है, प्रोटीन संश्लेषण होगा। ये देखिए संश्लेषण RER भी है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीव तंत्र का 99% भाग या हिस्सा बनाने वाले 4 तत्व कौन है? तो जीव तंत्र का 99% हिस्सा कौन बनाता है बेटा? तो जीव तंत्र का 99% भाग कौन बनाएगा? तो 99% भाग बनाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये बनाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्यों बच्चे? क्योंकि मनुष्य का शरीर की बात अगर करेंगे, मनुष्य के शरीर की बात कर रहे हैं, उसके शरीर में ये देखिए कार्बन कितना परसेंट? तो कार्बन, ठीक है, कार्बन जो है, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, ओ ऑक्सीजन लगभग ये 65%, कार्बन 18%, फिर देखिए OCH हाइड्रोजन 10% के आसपास, फिर देखिए नाइट्रोजन ये लगभग 3% के आसपास, ठीक है। उसके बाद OCHN का कैल्शियम 2% के आसपास, ठीक है। सबसे अधिक धातु मनुष्य के शरीर में कौन पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक धातु कैल्शियम पाया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल के प्रकाश अपघटन के लिए किसका होना अनिवार्य है? तो जल के प्रकाश अपघटन के लिए याद रखिए मैग्नीज का होना आवश्यक है। याद रखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होगा बेटा? तो अभिक्रिया में, ठीक है, आपको जल के अपघटन में उत्तरदायी क्या होगा? तो जल के अपघटन में उत्तरदायी होगा कौन? तो बेटा मैग्नीज होगा उत्तरदायी, ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपको क्वेश्चन पूछेगा। जबकि क्लोरोफिल का मुख्य घटक कौन होता है? तो मैग्नीशियम मुख्य घटक कौन होगा? तो आपको ये ध्यान में रखना है मैग्नीशियम होगा। कौन होगा? मैग्नीशियम होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करता है बेटा? तो वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम एनाबीना करेगा। वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम एनाबीना करेगा। बच्चे आपको पता है कौन कौन सा बैक्टीरिया? तो राइजोबियम, फिर देखिए राइजोबियम,
फिर आ जाइए एजोला, फिर आ जाइए, ठीक है, एजोला, फिर आ जाइए नाइट्रोबैक्टर, 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 एकदम ध्यान में रखिएगा, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। ये क्या करता है, तो नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करता है, नाइट्रोजन को स्थिर करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, स्थिर करता है कौन, तो ये आपको ये सारे बैक्टीरिया, ठीक है बच्चे। एजोस्पाइरलम भी होता है, एजोस्पाइरलम भी होता है, ये सभी नाइट्रोजन को, वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिर करके नाइट्रेट में बदलता है। पुनः नाइट्रेट जो है, देखिए नाइट्रोजन जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ये किस में बदलेगा, ये नाइट्रेट में बदलेगा, अब पुनः नाइट्रेट किस में बदलेगा, प्रोटीन में, ठीक है, आपको बदल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वायु की अनुपस्थिति में जीवन होगा, तो बच्चे वायु की अनुपस्थिति में जीवन अपचायक हो जाएगा, ठीक है, आपको अपचायक रिड्यूसिंग हो जाएगा वायु की उपस्थिति में, क्योंकि वायु की अनुपस्थिति में क्या होगा, तो अनुपस्थिति में ऑक्सीजन, ठीक है, क्रिया नहीं करेगा, ऑक्सीजन क्रिया नहीं करता है, तो क्या होगा, आपको वातावरण हाइड्रोजन युक्त हो जाता है, हाइड्रोजन युक्त हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन युक्त होता है, और ये अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाता है बेटा, अपचायक कहलाता है, यानी अपचायक हो जाएगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे सब रिड्यूस्ड हो जाएगा। गैसों का कौन सा संयोजन फल को पकाने के लिए उत्तरदायी होता है, तो आपको पता होगा कि गैस फलों को पकाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन होता है, तो एसिटिलीन गैस। कौन सा गैस होगा, एसिटिलीन गैस होता है बेटा फलों को पकाने के लिए। लेकिन प्राकृतिक रूप से फल जब पकता है तो उसमें क्या होगा, तो इथिलीन। याद रखिए प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक रूप से फल पकाने में, प्राकृतिक रूप से फल पकाना, किसके द्वारा, फल पकाते हैं, तो प्राकृतिक रूप से फल पकते हैं। कैसे पकते हैं बेटा, तो इसमें होता है आपको C2H4, ये हो गया इथिलीन। कौन सा गैस, इथिलीन हो गया, ठीक है, इथिलीन, और इसमें ये लगभग 80% के आसपास होगा। और उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये लगभग 20% के आसपास होता है। तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको इथिलीन कहाँ पर, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, डी नंबर होगा। लेकिन यहीं पर अगर ऐसा क्वेश्चन रहता, क्या रहता क्वेश्चन बेटा, ऐसा क्वेश्चन होता कि कृत्रिम रूप से फल पकाने में उत्तरदायी, कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए उत्तरदायी, फल पकाने में कौन सा गैस का यूज करते हैं, पकाने में, ठीक है, उपयुक्त गैस। कृत्रिम रूप से फल पकाने में उपयुक्त गैस कौन होगा, तो कृत्रिम रूप से फल पकाने में उपयुक्त गैस होगा एसिटिलीन, C2H2 गैस होगा, एसिटिलीन गैस होता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कटी हुई पत्तियां लंबे समय तक हरी रहती हैं, किसका छिड़काव करते हैं, तो बेटा साइटोकाइनिन का छिड़काव उस पर करेंगे। साइटोकाइनिन के छिड़काव के बाद आपको पत्तियां जो है लंबे समय तक क्या होता है, तो पत्तियां लंबे समय तक हरी बनी रहती हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, पत्तियां लंबे समय तक हरी बनी हुई रहती हैं, एकदम याद रखिएगा। क्या छिड़काव करेंगे, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को क्या करता है, इंड्यूस करता है बच्चा। साइटोकाइनिन याद रखना बच्चे, बार बार मैं बताता रहता हूं, साइटोकाइनिन जो है ये क्या करेगा, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन में क्या करता है, वृद्धि करता है, सेल डिवीजन को बढ़ाता है, सेल डिवीजन को बढ़ाने का काम करता है। जबकि ऑक्सीन खरपतवारनाशी है, ऑक्सीन ये क्या है, तो आपको खरपतवारनाशी होता है। और आपको एकदम ध्यान में रखना है, जिबरेलिन्स क्या होगा, जिबरेलिन्स होता है आपको, ये बौना को लंबा करता है, बौना पौधा को क्या करेगा, बौना पौधा को लंबा करने का काम करता है, लंबा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बौना पौधा को लंबा कौन करेगा, तो जिब्रेलिन करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इथिलीन तो मैंने बताया ही, ये क्या करता है, तो आपको फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेनिन कार्य करता है बच्चे। तो रेनिन जनरली अमाशय में रेनिन अमाशय में क्या करता है, रेनिन अमाशय में केसीन पर, दूध में उपस्थित प्रोटीन को हम केसीन कहते हैं। केसीन कहाँ होता है, दूध में, ठीक है। अमाशय में केसीन को ठीक है, रेनिन दूध मतलब अमाशय में केसीन को, ठीक है, पैराकेसिनेट में तोड़ देता है, पैराकेसिनेट में
तोड़ देता है बच्चे, पैराकेसिनेट में तोड़ता है। और ये कितना पर काम करेगा, तो एकदम याद रखिएगा, यह जो वर्क करेगा वह 1 से 3 pH पर काम करता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर देता है। आंसर क्या होगा, तो आपका डी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ठीक है। फेफड़े की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय साधारण परासरण विधि द्वारा होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। फेफड़ा ये आपका ट्रैकिया है, क्या है ट्रैकिया, और यहाँ देखिए ये आपका क्या हुआ, फेफड़ा हो गया। और यहीं पर क्या होता है, तो बच्चे ब्रोंचियो, ये ब्रोंची होता है, फिर क्या हो गया, ब्रोंचियोल्स में टूट गया, और फिर क्या हो गया, एल्वियोली होता है, एल्वियोली। एल्वियोली जो है, एल्वियोली, ठीक है, आपको क्या करता है, रक्त में ठीक है O2 एवं CO2 मिश्रित करता है, O2 एवं CO2 मिश्रित करता है। और किस विधि के द्वारा, तो मिश्रित करता है ये सिंपल ऑस्मोसिस के द्वारा करेगा, साधारण ठीक है परासरण विधि द्वारा यह ऑक्सीजन को मिश्रित करने का काम या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है बेटा। तो एकदम याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आरबीसी नहीं पाई जाती है, तो कॉकरोच में आरबीसी नहीं पाई जाती है बच्चे। कॉकरोच में आरबीसी का स्थान पर, आरबीसी के स्थान पर यहाँ क्या पाया जाएगा, स्थान पर हीमोलिम्फ पाया जाता है, हीमोलिम्फ LYMPH लिम्फ पाया जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, हीमोलिम्फ पाया जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण करेगा, तो हाइपोथैलेमस तापमान नियंत्रण करता है, जबकि सेरिब्रम ठीक है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, बुद्धि विवेक ज्ञान का केंद्र, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन, सबसे बड़ा भाग ध्यान में रखिए बेटा, सबसे बड़ा भाग होगा कौन, सेरिब्रम होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में पूंछ पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, और यही श्वसन दर का नियंत्रण करता है, ठीक है, एकदम श्वसन दर का नियंत्रण करेगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक कौन होता है, तो ऑप्सिन और रेटिनल, ये प्रकाश संवेदी ऊतक होता है। यह ठीक है आपको क्या करेगा, प्रकाश के तीव्रता का नियंत्रण करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, प्रकाश के तीव्रता का नियंत्रण करता है कौन बेटा, तो आपको ऑप्सिन और रेटिनल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नर गर्भ निरोधक वैक्सीन आधारित होता है, तो नर गर्भ निरोधक वैक्सीन आधारित होता है टेस्टोस्टेरोन पर आधारित होता है। अगर मादा यहाँ रहता है, मादा गर्भ निरोधक रहता है, तो वो आधारित होता है किस पर, तो एकदम याद रखिएगा, मादा अगर रहता तो वो आधारित होता किस पर, तो मादा अगर रहता तो प्रोजेस्टेरोन पर, लेकिन नर अगर है तो आपको टेस्टोस्टेरोन पर आधारित होता है। मादा ठीक है, मादा अगर रहता तो किस पर आधारित होता है, आपको प्रोजेस्टेरोन पर, लेकिन नर ठीक है टेस्टोस्टेरोन पर बेस्ड होता है। चलिए नेक्स्ट देखें, एक ड्रूप किस में बनता है, तो बच्चे एक ड्रूप जो है वह बनेगा किस में, तो आम में बच्चे, आम में। याद रखिए ड्रूप का मतलब हो गया गुठली वाला फल बच्चे, बैर गुठली वाला फल हो गया, बैर ठीक है। बैर में क्या होगा, तो बैर में भी आपको गुठली पाई जाती है, तो वो भी ड्रूप फ्रूट होगा, ठीक है, ड्रूप फ्रूट होगा। तो ये सब ध्यान में रखनी चाहिए आपको। महिलाओं में जनन वाहिनी नलिका की शल्य क्रिया क्या कहलाती है, तो बच्चे इसको हम ट्यूबोक्टोमी कहते हैं। पुरुष में अगर होगा तो वैक्सोटोमी कहेंगे, ये पुरुष नसबंदी है, पुरुष में क्या कहेंगे, तो वास्केटोमी कहेंगे, जबकि महिलाओं में क्या होगा, ट्यूबोक्टोमी होगा। और अगर हम गर्भ निरोधक पिल्स के बारे में बात करें, गर्भ निरोधक गोली, तो गर्भ निरोधक गोलियां किसकी बनी होती है, तो गर्भ निरोधक गोलियां बनी होती है, ध्यान में रखिए, गोलियां बनी होती है किसका, तो बेटा ये बना होता है, गर्भ निरोधक गोलियां बनी होती है एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन का बना होता है, प्रोजेस्टेरोन का बना होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। और इसका निर्माण किया था पिनकस ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, सुजाक जो होता है, ठीक है, सुजाक वो नाइजीरिया गनोरिया से होता है। सिफिलिस जो है ट्रेपोनिमा से होगा, सिफिलिस क्या होगा, ट्रेपोनिमा से, यहाँ देखिए ट्रेपोनिमा है ना, सिफिलिस हो जाएगा, ठीक है। जनन मत से ये ह्यूमन पिपलियो ठीक है विषाणु से होगा। एड्स जो होगा वो HIV से होगा, तो आंसर क्या होगा, आपका डी नंबर हो जाएगा, याद रखिए बच्चे, डी नंबर आपका आंसर होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ देखिए सुजाक जो है ये यौन जनित रोग है, नाइजीरिया गोनोरिया से होता है। सिफिलिस जो है ये भी यौन जनित रोग है, और ये ट्रेपोनिमा ठीक है, ट्रेपोनिमा सिफिलिस से होता है, ठीक है। जनन मत से, ये देखिए मत से आ जाते हैं आपके चेहरे पर, ह्यूमन पेपिलोमा विषाणु से होता है। एड्स जो है HIV है बच्चे, ये रेट्रो वायरस से होता है। कौन सा वायरस, रेट्रो वायरस से होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, रेट्रो वायरस से होगा कौन, एड्स आपका।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक नारी जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रस्त है बेटा, उसमें क्या होगा, 45 गुणसूत्री होता है, यानी आपको एक एक्स क्रोमोजोम कम होता है, एक एक्स क्रोमोजोम कम होता है, इसीलिए कि क्या कहते हैं 45XO कह देते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। एक एक्स क्रोमोजोम कम होगा, आपको जननांग उसका विकसित नहीं होगा, यूट्रस विकसित नहीं होगा, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब विकसित नहीं होगा, पूर्ण महिलाएं नहीं होती हैं बच्चे, ये ध्यान में रखिएगा। तो 45 ही गुणसूत्र होंगे। अगर हम डाउन सिंड्रोम पर बात करें, डाउन सिंड्रोम पर बात करें तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो आपको 21वें क्रोमोजोम में एक संख्या बढ़ जाता है, 21वें गुणसूत्र में एक बढ़ जाएगा, गुणसूत्र में एक बढ़ जाएगा, गुणसूत्र बढ़ जाता है तो 45 + 1 46 गुणसूत्र हो जाता है, 46 + 1 47 गुणसूत्र हो जाता बेटा, 47 गुणसूत्र उसमें हो जाएगा डाउन सिंड्रोम में। चलिए, यदि माता वर्णांध और पिता सामान्य हो तो उनके बच्चे क्या होंगे, तो बच्चे ये देखिए, माता वर्णांध है, XC है, और पिता क्या है, तो पिता है आपको ना, ये देखिए पूर्ण स्वस्थ है बच्चे, तो ये देखिए ये बन गया क्या, ये वाहक महिलाएं बन गई, वाहक महिलाएं। ये देखिए ये क्या होगा, तो ये ठीक है आपको वर्णांध पुत्र बन गया, सब में यही होगा, XCX और XCY बच्चे, ये वर्णांध वाहक महिलाएं हैं, वाहक महिला, यानी पुत्री जो होगी वो क्या होगा, वाहक होगी, और पुत्र जो होगा, पुत्र क्या होगा, वर्णांध होगा, पुत्र क्या होगा, वर्णांध होगा, पुत्र होगा वर्णांध, वर्णांध पुत्र हो जाएगा। तो एकदम ध्यान में रखिए बच्चे कि वर्णांध पुत्र और सामान्य, ठीक है, सामान्य या वाहक पुत्रियां होगी, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, वर्णांध पुत्र और पुत्रियां गलत बात है, वाहक पुत्रियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कंप्यूटर में रैम क्या है, तो रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी हम क्या कहते हैं, तो नॉन वोलाटाइल नहीं बोलेंगे, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं, वोलाटाइल मेमोरी हो जाएगा बेटा, क्या होगा, वोलाटाइल मेमोरी। देखिए मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, मेमोरी कितने प्रकार के, दो प्रकार के मेमोरी, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम, एक हो गया रैम, दूसरा हो गया रोम, और रैम जो होता है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं बेटा, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। और ये क्या होता है, तो वोलाटाइल मेमोरी होता है, सिस्टम के बंद होने पर गायब हो जाता है। रोम क्या होगा, तो रीड ओनली मेमोरी, और इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ओनली मेमोरी। और ये जो मेमोरी होता है वो सिस्टम के बंद होने पर CPU में सेव रहता है बच्चे, तो आंसर क्या होगा, वोलाटाइल मेमोरी हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को।